नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं ना, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस पर डिफेंस डिटेक्टिव पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। टर्की की तो बहुत जल रही है। ग्रीस को भारत ने LRLSEM मिसाइल क्या अनऑफिशियली ऑफर की है। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अनऑफिशियली ऑफर की है। टर्की के मीडिया में इस पर चर्चाएं चल रही हैं। ग्रीस की मीडिया इस पर मजे ले रही है और टर्की की मीडिया में बौखलाहट दिख रही है। और टर्की के भीतर भी जो लोग पत्रकार हैं या कुछ जो लोग हैं जो न्यूज़ चैनल से जुड़े हैं या जो यूट्यूबर्स हैं या जो डिफेंस एनालिस्ट हैं जो इस तरह की चीज़ें देते हैं, जियोपॉलिटिक्स कवर करते हैं, उनमें भी मिर्ची भर गई है। कोई ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियली ये बात आई है। बस सोचिए, अनऑफिशियली एक चिंगारी दे दी गई, उसने पूरे टर्की में आग का रूप ले लिया है। और यही नहीं, पाकिस्तान में भी आग लग गई है। जाहिर सी बात है कि टर्की में आग लगेगी तो ये तो उसके पिछलग्गू हैं। हम भी जल रहे हैं जी, हम भी जल रहे हैं। तो पाकिस्तानियों की जलन भी है। तो आज दोनों ही चीज़ें मैं दिखाने वाला हूं कि टर्की के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं या इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं जो लोग इस पर जियोपॉलिटिक्स कवर करते हैं, उनमें किस हद तक मिर्ची लगी हुई है और पाकिस्तानियों में किस हद तक मिर्ची लगी हुई है। मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। तो ये वीडियो है टर्किश मीडिया एंड पीपल रिएक्शन ऑन इंडियन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इन ग्रीस। एंजॉय देयर पैनिक रिएक्शन। वाकई पैनिक मचा हुआ है सिर्फ अभी अनऑफिशियली बात करने से। तो ये अपने इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट वाले सम्राट भाई का वीडियो है, चले देखते हैं। मेरे हिसाब से इंडियन मीडिया ने अभी इसको इतना कवर करना स्टार्ट किया नहीं है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। नहीं भाई, कोई तो है, एकदम जीरो भी नहीं बोल सकते, बट एटलीस्ट कोई तो है इंडिया में जो कि सारे लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक करके इंडियंस तक ना सिर्फ आर्टिकल्स बल्कि वीडियोस और लोगों के जेन्युइन रिएक्शन वो इंडियंस तक पहुंचाता है। तो आज का वीडियो ये ऐसा ही एक वीडियो है। जस्ट 4 दिन पहले आया है वीडियो, और वीडियो का टाइटल है कि इंडिया इज इक्विपिंग ग्रीस विथ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। और टारगेट कौन है? टारगेट कौन है इसको लेके कोई दोहरा ही नहीं। द वन एंड ओनली टारगेट विल बी टर्की। हालांकि ये बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ग्रीस और साइप्रस काइंड ऑफ आप सोच भी नहीं सकते कि कितने दिनों से वो लोग अधूरी आंस लेके बैठे हैं कि टर्की की मारना है। बट इंडिया हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। मतलब लिटरली वो लोग गुहार लगा रहे हैं। इसके बारे में पहले भी मैंने वीडियो पब्लिश किया था 2-3 साल पहले, लेकिन 2-3 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत ही स्लो हुआ है। टर्की ने कुछ किया, आज टर्की ने सप्लाई किया, तब जाके इंडिया रिएक्ट कर रहा है। और तब भी उस वीडियो में बोला था कि इंडिया का हमेशा रिएक्टिव पॉलिसी होता है, बहुत स्लो पॉलिसी होता है। हालांकि बहुत सालों बाद अब जाके इंडिया का पॉलिसी थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ है। और इसका क्रेडिट मैं सिर्फ बीजेपी सरकार को नहीं, भारतीय जनता को, इंडियन लोगों को भी देना चाहूँगा, क्योंकि इंडियन लोग आज बहुत अवेयर है। कोई भी पॉलिसीज़ हो वहाँ पे इंडियन लोग अपना स्टांस जो है, अपनी ओपिनियन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ही दिन पहले जब पाकिस्तानी चैनल को अनबैन किया गया था, हालांकि बोल रहे लोग कि वो टेक्निकल ग्लिच था, बट मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से इंडियन लोगों ने बैकलैश क्रिएट किया तो दोबारा पाकिस्तानी चैनल को रीबैन करना ही पड़ा। और हमेशा मैं कहता हूं कि देश ना तो कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, ये देश इंडियंस की है। और हमें एग्रेसिव पॉलिसी लेने के लिए सरकार को बाध्य करना पड़ेगा, उनको फोर्स करना पड़ेगा। हो सकता है तभी जाके इंडिया की जो ये डिफेंसिव पॉलिसी है वो थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसी में बदले। बट एनीवे, चलिए आज का वीडियो का मज़ा लेते हैं। उनके पैनिक रिएक्शन, उनके डर का जो है एक नज़ारा देखते हैं और पॉपकॉर्न लेके उसको एंजॉय करते हैं। और साथ ही कमेंट सेक्शन में जो है बहुत लोगों को धोया है मैंने, और जिनको नहीं धोया वो आप उनको क्या रिप्लाई करना चाहिए था वो आप लिख दीजिए। वो रिप्लाई जो है मैं आगे जाके उनको कर दूंगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो NRIs है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। Değerli arkadaşlar, hep anlatıyorum. Her şey 2020. डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं सब कुछ उन 44 दिनों में हुआ था, अक्टूबर और नवंबर 2020 के बीच। Esasında gelişen bir zaferdi. Ve bu zafer çerçevesinde
Azerbaycan असल में यह एक डेवलपिंग विक्ट्री थी और इस जीत के दौरान अजरबैजान ने कराबाख के वो इलाके जो 32 साल से अर्मेनिया के कब्जे में थे वापस ले लिए। ama bunun dışında bu gerçek लेकिन इस असली जीत के अलावा भी कुछ और हो रहा था। अ बिग पैनिक। bir büyük panik. Büyük panik. Neydi o? वो पैनिक क्या थी? Yunan, Rum, İsrail ये पैनिक ग्रीक साइप्रियट्स और इजरायली साइप्रियट्स के बीच थी, क्योंकि 2017 से उन्होंने हमारे खिलाफ घेराबंदी करने के लिए एक अलायंस बना लिया था। ittifak oluşturmuş. इस घटना में वे एक टर्किश अलायंस से डर गए थे। Evlatlarının büyük zaferi. भले ही तुर्की ने इसमें एक्टिवली हिस्सा लिया था, लेकिन हमारी थोड़ी सी मदद ने भी अजरबैजान के बहादुर सपूतों को बड़ी जीत दिलाने में मदद की, क्योंकि यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें तुर्की ने खुलकर हिस्सा लिया, और जब तुर्की ने पक्ष लिया तो पाकिस्तान ने भी स्वाभाविक रूप से उसका साथ दिया। Nasıl ki biz बाद में हम तीनों एकजुट हो गए, और जब अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय की इमारत पर पाकिस्तानी और तुर्की झंडे लहराए गए, उसी दिन एक अलग भारत देखने को मिला। Türkiye, मैं यह नहीं कह रहा कि तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान एक पावरफुल अलायंस है, लेकिन जब उनकी सेनाएं एक सीक्वेंस में आने लगती है, और खासकर जब पाकिस्तान अपनी परमाणु पहचान के साथ सामने आता है, तो ये तीनों मिलकर कॉकस, कैस्पियन सागर और मध्य एशिया के जरिए पूरे एशिया की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं और दिशा तय कर सकते हैं। देखिए, मैं आपसे कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। Sinirler demiyorum. Bakın ben sizlerle hiçbir zaman hamaset konuşmuyorum. Hindistan भारत ने खड़ा होकर जिम्मेदारी उठाई। उसने कहा, वाह, टर्की के लोगों को ज़रा मुझे लगता है कि हिस्ट्री पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। टर्की के लोगों को हिस्ट्री पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये तस्वीर बताने के लिए बहुत है कि पाकिस्तान की फ़ौज की औकात क्या है, पाकिस्तान की फ़ौज क्या है। ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर किया था पाकिस्तान की कलमागो फ़ौज ने। 93,000 फौजियों ने हथियार डाले थे, उनकी पैंटें उतारी गई थी, पैंट रिमूवल सेरेमनी की गई थी उनकी। और पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि जो पब्लिक सरेंडर होता है ना, वो इतनी बड़ी संख्या में पहली बार हुआ था। वो किया था वो रिकॉर्ड पाकिस्तान की फौज के नाम है। प्राइवेट में सरेंडर्स होते हैं, आपस में लीडर्स मिल जाते हैं, दस्तखत हो जाते हैं, सरेंडर हो जाता है, जी पीछे हट गई, ये हो गया। लेकिन जो पब्लिक सरेंडर होता है ना, कि पूरी फौज इकट्ठा की गई है और पब्लिक में सरेंडर हो रहा है, पब्लिक में आप हथियार डाल रहे हो, पब्लिक में आपकी बेल्टें उतारी जा रही हैं, पब्लिक में आपके रैंक्स हटाए जा रहे हैं, ये दुनिया में पहली बार हुआ था और वो भारत की फौज ने किया था। और किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ। तो टर्की के लोगों को मुझे लगता है कि इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की फौज की असलियत को याद रखना चाहिए। पाकिस्तान की फौज भाड़े की टट्टू है, तो भाड़े पर काम करती है। ब्लैक सितंबर याद है? ये लोग मुसलमान किए रहते हैं, फलस्तीन किए रहते हैं, लेकिन जब ब्लैक सितंबर की बात होती है तो ब्लैक सितंबर की बात नहीं करती ये लोग। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। ब्लैक सितंबर में यही पाकिस्तानी फौज जॉर्डन के किंग के अंडर जाकर 20 से 25 हजार मासूम फलस्तीनियों का गला काट के आई थी, मार के आई थी उनको। आज जो ये फिलिस्तीन हाय फिलिस्तीन कर रहे हैं, उस समय फिलिस्तीन याद नहीं आया था। उस समय फिलिस्तीन याद नहीं आया था जब मासूम फिलिस्तीनियों को जॉर्डन के किंग के कहने पर। और जॉर्डन का किंग कौन है? प्रॉफेट मोहम्मद का डायरेक्ट डिसेंडेंट है वो। प्रॉफेट मोहम्मद के डायरेक्ट खून के रिश्ते में आते हैं वो, और वो एक मुसलमान देश है। और मारा किन्हें? फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा। तब पाकिस्तानियों को यह बात समझ में नहीं आई। और किसने मारा? पाकिस्तानी जनरल ने मारा, जनरल जियाउल हक अपनी फौज के साथ। यह बात पाकिस्तानियों को याद नहीं आती है कि जब उनके ही जनरल ने फिलिस्तीनियों का मासूम हजारों फिलिस्तीनियों का खून बहाया, तब इनको फिलिस्तीन नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं एक नंबर के दोगले हैं ये पाकिस्तानी, एक नंबर के दोगले, बेगैरत। तो टर्की के लोगों, जिस दिन जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान तुम्हें भी डस लेगा। याद रखना, ना उसने अफगानिस्तान को छोड़ा, ना उसने ईरान को छोड़ा, ना उसने अमेरिका को छोड़ा, ना वो चाइना को छोड़ेगा। हर किसी को डसता है वो, तुम्हें भी डसेगा। सऊदी अरबिया को भी डस लिया, सऊदी अरबिया को फिर अब्बू बनाया, फिर देखा कि वो टर्की से ज्यादा फायदा है, टर्की के पास चले जाओ। उसने कहा, वाह, इन लोगों ने तो अर्मेनियाई लोगों को हरा दिया। ezdi.
Bu dedi Pakistan'la Türkiye'nin yatıcı फिर उसने सोचा पाकिस्तान और तुर्की को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो भारत भी आगे आया। bir stratejik işbirliği anlaşması. सबसे पहले वह अर्मेनिया गया और एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया। फिर तुरंत अर्मेनियाई सेना को एयर डिफेंस सिस्टम और तोपों की बैटरी दान करके मदद की, और यहीं वह नहीं रुका। Durmadı. 2021 itibariyle 2021 तक ग्रीस ने दक्षिण साइप्रस के ग्रीक साइप्रियट प्रशासन से मुलाकात की। buluştular. Bu arada Amerikan Kongresi'ndeki Rum, Yunan, Ermeni ve Hint इसी दौरान अमेरिकी कांग्रेस में ग्रीक साइप्रियट, अर्मेनियाई और भारतीय लॉबी ने अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ एक अलायंस पर साइन किया। यहीं से सारी घटनाएं शुरू हुईं। ve bir bak इसके बाद हमने देखा कि भारतीय नौसेना ग्रीस के समर्थन में आ गई। हमने पूर्वी भूमध्य सागर में एजियन सागर के निचले हिस्से में ग्रीस और भारत की नौसेनाओं का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हुए देखा। ortak tatbikatı. İşin içine İsrail tabii ki girdi. बिल्कुल, इजराइल भी इसमें शामिल हो गया। इजराइल भारत का नंबर 1 साथी है। इन दोनों का सबसे बड़ा मेल इस्लाम से नफरत को लेकर है। वे इस्लाम के खिलाफ अपनी दुश्मनी पर एकमत हैं। İslam düşmanlığında anlaşıyorlar. Bu arada Türkiye'yi de özel olarak इसी बीच वे तुर्की को अलग थलग करने के लिए खास समझौते कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत के फांसीवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक हिंदू फांसीवादी हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। Narendra हाँ, तो टर्की का राष्ट्रपति भी फांसीवादी मुसलमान है। फासिस्ट एर्दोगन, फासिस्ट मुस्लिम एर्दोगन। मजा आया सुन के? अपना गिरेवा भी तो झांकना पड़ेगा ना सामने वाले को बोलने के लिए। यही फासिस्ट क्या करेगा ना तुम लोग का आइडिया नहीं है। अभी तो सिर्फ अनऑफिशियल खबर आई है तो तुम लोगों में इतना पैनिक मचा हुआ है। जब ऑफिशियल आने लगेगा तब क्या होगा? देखते चलो, देखते चलो। Modi başbakanları biliyorsunuz Hindu faşisti. O kalktı geldi Kıbrıs'ta वो उठा और आ गया साइप्रस में हरे बॉर्डर से, यानी उस ग्रीन लाइन से जो तुर्की और ग्रीक साइप्रियट क्षेत्रों को अलग करती है। उसने तुर्की की ओर देखा। ayıran yeşil hattan böyle उसने वहां हमारा शानदार झंडा देखा। उसके पास ही उत्तरी साइप्रस के टर्किश रिपब्लिक का झंडा भी था। यानी उसने समझ लिया कि चीजें इतनी आसान नहीं हैं जितनी दूर से लगती हैं, gözüktüğü kadar kolay olmadığını और जो झंडा वहां लहराया गया है वो इतनी आसानी से नीचे नहीं उतरेगा। bilmeyeceğini anladı. अभी तो जाके देखा है और तुम झंडा उतरने और उतारने की बात होने लगी। गजब पैनिक मचा है भाई। देखो, तुम कह रहे हो ना कि इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। इतने सालों में कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहली बार गया है वहां पर। इसके पहले कोई नहीं गया था और ये बड़ा बोल्ड मूव है और तुमको दिखा कर गया है कि देखो मैं जा रहा हूं वहां पर, तो देख कर आया है। ये मैसेजिंग कहते हैं इसको। आज तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्यों नहीं गया था? आज एक प्राइम मिनिस्टर गया ना वहां पे, पूरी दुनिया की मीडिया कवरेज हुई, पूरी दुनिया ने देखा। इसको कहते हैं बताकर, तुम्हें बताकर जाना कि देखो जा रहा हूं मैं। और ये संदेश है कि बहुत कुछ होने वाला है। टर्की क्यों फड़फड़ा रहा है? बहुत कुछ होने वाला है टर्की के लोगों। जो नमक हरामी तुम लोगों ने की है ना, कोई बात नहीं, नमक हरामी का जवाब पूरा मिलेगा। डोंट वरी। Bilmeyeceğini anladı. Şimdi ne yapıyor? Şimdi अब वो क्या कर रहा है? Yunan अब वो ग्रीस को एक ऐसा प्रस्ताव दे रहा है जो तुर्की के लिए जहर साबित हो सकता है। öneri götürüyor. Greek City Times haberinde Yunan ग्रेक्सिटी टाइम्स की खबर के अनुसार ग्रीक मीडिया ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLM को एक लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल कहा है। saldırı seyir füzesi. Ben buna kısaca seyir füzesi diyeyim bundan sonra. मैं अब इसे सिर्फ क्रूज मिसाइल ही कहूंगा। यह मिसाइल उन्होंने पहले रूस के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन अब इसे वो खुद बना रहे हैं। जब आप इसे जमीन से चलाते हैं तो यह 1000 किलोमीटर दूर के किसी लक्ष्य को बेहद सटीकता से मार सकती है, और अगर इसे समुद्र के 1500 किलोमीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म से दागा जाए तो भी यह बहुत ताकतवर असर करती है। इसका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। इसे अब ग्रीस को देने की ऑफर की गई है। Hedefi şaşmaz bir şekilde vurabiliyorsunuz. Böyle de güçlü bir füze. Yunanistan'a bunu önermişler. Geçenlerde Hindistan Hava Kuvvetleri हाल ही में भारतीय वायुसेना के चीफ एथेंस में थे। şeydeydi. उन्होंने वहां एस और ग्रीक अधिकारियों से मुलाकात की। Yunan इसके बाद उन्होंने रफाल विमानों के सिमुलेशन पर काफी काम किया। misyonları üzerinde çok çalıştılar.
Çünkü biliyorsunuz क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान ने भारत के रफाल विमानों का मुकाबला करने के लिए उन्हें चीन के विमानों से पछाड़ दिया है और ऊपर से उन विमानों को मार गिराया भी गया। şimdi tabii Türkiye'ye ve Pakistan अब तुर्की और पाकिस्तान के मुकाबले अच्छा, अगर राफेल मारे गए हैं सबूत दे दो यार। राफेल अगर मार गिराया गया है सबूत दे दो ना। पूरी दुनिया तुमसे सबूत मांग रही है, सिर्फ इंडियंस नहीं मांग रहे, पूरी दुनिया मांग रही है। नहीं, सबूत नहीं देंगे। ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट माई सोर्स, ट्रस्ट माई सोर्स। हमने 50 F-16 मार गिराए हैं। ट्रस्ट मी ब्रो, मान लोगे? और पाकिस्तान के मुकाबले फ्रांसीसी विमान रफाल पसंद करने वाले ग्रीस और भारत इस इवेंट से बहुत परेशान हैं। तो सवाल यह है, क्या ये रफाल विमान तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों के सामने कुछ भी कर सकते हैं? Batılarına da mı bir şey yapamazlar? पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने एक बहुत अच्छी बात कही, वेल डन। उन्होंने कहा कि उनमें भी एक तुर्की दिमाग है। उन्होंने कहा रफाल एक बहुत अच्छा विमान है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे उड़ाने वाला पायलट कितना स्किल्ड है। अगर कोई कमजोर या अनक्वालिफाइड पायलट उसे उड़ाए तो उसमें विमान की कोई गलती नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। अब वे लोग अपने रफाल जैसे विमानों के साथ सिमुलेशन कर रहे हैं और अब उन्होंने एक नया सुझाव दिया है। News AD एक डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अनक्वालिफाइड। अब पायलट बनने के लिए उसके जो पैरामीटर्स हैं, क्वालिफिकेशंस के और बाकी स्किल्स के, वो सब पार करने के बाद ही कोई पायलट बनता है। क्या टर्की की एयरफोर्स में कोई भी उठ के पायलट बन जाएगा? नहीं बनेगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स में कोई भी उठ के पायलट बन जाएगा? नहीं बनेगा। भारत की एयरफोर्स में कोई भी उठ के पायलट बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसका एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से ही चीजें होती हैं। एक पैरामीटर है, एलिजिबिलिटी है उसकी। आप अगर उस पर नहीं आते हैं, आप नहीं बनेंगे। बड़ी बेसिक चीज है यार। ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम न्यूज AIDN है। ये एक पब्लिशर है। उन्होंने भी कहा कि वे इस वेपन सिस्टम को तुर्की के खिलाफ एक बड़ा डर पैदा करने वाला वेपन मानते हैं और भारत के लिए तुर्की को सबक सिखाने का एक तरीका, क्योंकि भारतीयों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ हाल ही में जो 5 दिन की हवाई लड़ाई हुई थी उसमें तुर्की के सभी उपकरण, मिसाइल, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वगैरह ने उनकी हालत खराब कर दी थी। unsurlarının ve işte füzeydi. इसी वजह से वे अब तुर्की के हालत खराब कर दी थी। अरे यार, कसम से यार, तुम लोग भी प्रोपेगेंडा करने में पाकिस्तानियों की तरह ही आ गए हो। टर्की वालों, तुम्हें पाकिस्तान के 11-12 एयर बेसिस से धुआं उठता हुआ नजर नहीं आया था? तुम्हें नूर खान एयर बेस पर ब्रह्मोस मिसाइल गिरती हुई नजर नहीं आई थी? तुम्हें किराना हिल्स पर ब्रह्मोस मिसाइल जब ठोक गई न्यूक्लियर कंट्रोल सेंटर को, तुम्हें नजर नहीं आया? पूरी दुनिया ने देखा कि 5 दिन में क्या हुआ पाकिस्तान में। इस्लामाबाद तक ड्रोन पहुंचा, रावलपिंडी में ड्रोन पहुंचा। तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हमारे द्वारा, एक मिसाइल नहीं पहुंचे हमारे पास। तुम्हारे ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो गए, एक नहीं पहुंचे हमारे पास। हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की बात कर रहा हूं मैं। सिविलियन इदारों, सिविलियन जगहों पर गिरे हैं, जो सिविलियन जिनकी मौत हुई। क्या बात कर रहे हो यार? कहता हूं ना कि देखिए, इसीलिए प्रोपेगेंडा को काउंटर करना बहुत जरूरी है। और सम्राट भाई ये वीडियो लेकर आए हैं, बहुत जरूरी है प्रोपेगेंडा को काउंटर करना, वरना सच पता नहीं लगेगा ना। लोग सच मान लेंगे इसको जब तक काउंटर फैक्ट्स नहीं आएंगे। काउंटर फैक्ट्स ये हैं कि आप बता दो भाई राफेल कहां शॉट डाउन हुआ है, आप दिखाओ ना, बताओ तो। शॉट डाउन होने की बात हो रही है, टेक्निकल ग्लिच से क्रैश होना दैट इज डिफरेंट थिंग। शॉट डाउन होने की बात, शॉट डाउन के सबूत होंगे ना, दे दो यार। और भारत की हालत खराब हो गई, तुम्हारे ड्रोन और तुम्हारे उससे सारे तुम्हारे किसी काम के नहीं आए। टर्की के ड्रोन मार मार के भूसा भर दिया हम लोगों ने। और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, क्या क्या उन्होंने, हमारी एक मिसाइल ना रोक पाए, हमारा एक ड्रोन ना गिरा पाए। वे अब तुर्की के खिलाफ इतना जमकर खड़े हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात चल रही है। कुछ और ग्रीक सोर्सेज के अनुसार अब ब्रह्मोस मिसाइलों की बात हो रही है। ये मिसाइलें पहले बताए गए क्रूज मिसाइलों से छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत प्रभावशाली हैं। अगर इन्हें जमीन से छोड़ा जाए तो ये 800 किलोमीटर तक मार कर सकती है और समुद्र से छोड़े जाने पर 550 किलोमीटर तक। तुर्की और ग्रीस के बीच यह दूरी बहुत मायने रखती है। मतलब अगर कोई ग्रीक जहाज पर यह मिसाइल लगाई जाती है तो वो इजमिर जैसे शहर को भी आराम से निशाना बना सकती है। और इससे हमें मजबूरी में
हमें एक और बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसमें बहुत खर्चा होगा, बहुत तकनीक लगेगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर किरियाकोस मित्सोताकिस, ग्रीस के प्रधानमंत्री, इन योजनाओं को समझदारी से अपनाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर चुनौती बन सकती है, क्योंकि वे ब्रह्मोस मिसाइलों को एशियन द्वीपों पर तैनात करने की योजना बना रहे हैं। İzmir'e vurabilir. O kadar rahat yani. Ve tabii ग्रीस ने आंखें बनाकर रखी है कि 300 किलोमीटर वाला जो वेरिएंट है ब्रह्मोस मिसाइल का, वो ये यूज करेंगे अगेंस्ट टर्की। yapmaya. Bir de bir sürü masraf, bir sürü teknoloji, bir sürü şey. फिर ये आगे कहते हैं कि रिसेंटली इंडियन मीडिया ने एक एनिमेशन भी पब्लिश कर दिया है जहां पे टर्किश शिप्स को टारगेट किया जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल से। बिल्कुल कुछ शॉट्स सामने आई थी जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल्स इवेंचुअली जो ग्रीस को मिलेंगे वो यूज कर रहे हैं। टर्की के अगेंस्ट ये दिखाया गया था, Ve bu çok yeni bir तो उसको लेके भी यहाँ पे काफी पैनिक सा मचा हुआ है और ओवरऑल अगेन अभी डील हुई भी नहीं है। İsrail'in de fışfışlamasıyla bana göre हम एक नई जियोपॉलिटिकल स्थिति का सामना कर रहे हैं। जितना मैं समझ पाया हूं, भारत अब इजराइल के समर्थन के साथ ग्रीस के जरिए तुर्की को सीधा चुनौती देने की तैयारी में है। स्थिति यही है, सबको जानकारी होनी चाहिए। गुड बाय। hoşça kalın. बातों से आपको एहसास हो रहा है ना कि सिर्फ अभी र्यूमर्स उड़ी हैं मिसाइल की, ब्रह्मोस की और निर्भय मिसाइल की जो LRSAM है, उतने से देखिए क्या हालत हो रही है। ब्रह्मोस अगर ग्रीस को मिल जाती है और जो उनके आइलैंड्स हैं वहां पर वो तैनात कर देते हैं, टर्की की कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जो ब्रह्मोस की रेंज से बाहर हो जाएगी। और आप सब ने देखा है कि पाकिस्तान के जो HQ-9 भी एयर डिफेंस सिस्टम था, बाकी जो भी एयर डिफेंस सिस्टम थे, सब फेल हो गए, वो नहीं रोक पाए। ग्रीस भी नहीं रोक पाएगा ब्रह्मोस को। ग्रीस कह रहा हूं, टर्की भी नहीं रोक पाएगा ग्रीस से फायर किए गए ब्रह्मोस को। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना ब्रह्मोस को, ब्रह्मोस एक सी स्किमिंग सुपरसोनिक मिसाइल भी है। सी स्किमिंग का मतलब होता है कि समंदर से कुछ मीटर की दूरी पर, वो ऊपर भी नहीं जाएगी कि रडार, और रडार जो होते हैं ना वो बेसिकली ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, नीचे करना बड़ा दिक्कत है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे कुछ है, तो अवरोध आते हैं जिससे आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मोस के लिए और ज्यादा फायदेमंद है। और ये दोनों समंदर किनारे देश हैं, ग्रीस भी और टर्की भी। और जब सी स्किमिंग करते हुए ब्रह्मोस जाएगी, वो कौन से एयर डिफेंस के पकड़ में आएगी? वैसे भी एयर डिफेंस के पकड़ में नहीं आती वो अभी फिलहाल, तो कहां आएगी? तो टर्की का कोई ऐसा शहर नहीं है जो इससे बच जाए। और निर्भय को भी हम उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। निर्भय की स्पीड कम है लेकिन लॉन्ग रेंज है, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। तो कोई शहर टर्की का बच नहीं पाएगा। और जाहिर सी बात है उसको टर्की को ज्यादा पैसे अब खर्च करने पड़ेंगे मजबूरी में, सिर्फ खबर भर पर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद वो बंदा, टर्की वाला बंदा कह रहा था। चलिए जरा कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर दिखाता हूं पाकिस्तानियों में किस तरह से रुदाली मची हुई है। कमेंट्स में अब्दुर्रहमान इरेक ने लिखा है, जब बात तुर्की की आती है तो सब कुछ जैसे फ्री हो जाता है। यहां तक कि जो लोग आपस में दुश्मन हैं वो भी तुर्की के खिलाफ एक हो जाते हैं। ऐसे में तुर्की को और भी ज्यादा डर पैदा करने वाला देश बनना होगा और साथ ही हमें रिलीजन को सही तरीके से समझाना होगा। यही चीज भारत और बाकी देशों को होश में लाएगी। उसके बाद हर्ष चतुर्वेदी ने लिखा है, भारत ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, सियाचिन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने सरेंडर किया और 5 बार भारत से हारा। अब पाकिस्तान बिखरने की कगार पर है। भारत बार बार पाकिस्तान को बुली करता रहता है। इसके जवाब में मैंने लिखा है, जो देश खुद आतंक फैलाता है और दूसरे देशों में आम लोगों की मौत का जिम्मेदार है, उसे बुली नहीं बल्कि खत्म कर देना चाहिए। एक बात वाकई सही कही है कि पाकिस्तान भारत से अब तक 5 बार जंग हार चुका है और एक बार तो इंडियन आर्मी ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों से पैंट उतारकर आत्मसमर्पण करवाया था। पिछली बार पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंटा था। इस बार वह पहले से 2 गुना ज्यादा टुकड़ों में बंटेगा। चाहे भारत इसमें कुछ करे या ना करे, ये बंटवारा होकर ही रहेगा। उसके बाद कैलेंडर बाइबर ने लिखा है, पाकिस्तान की मिसाइलें तुर्की में तैनात की जानी चाहिए और पाकिस्तान के साथ मिलकर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें विकसित करनी चाहिए। ऐसी मिसाइलें बनानी चाहिए जो नई दिल्ली तक पहुंच सकें। इन्हें हक्कारी में लगाना चाहिए क्योंकि वह भारत के सबसे करीब है। उसके बाद कर्टल कार्टल ने लिखा है, अगर ग्रीस जो नाटो का हिस्सा है भारत में बनी रूसी मिसाइलें खरीद सकता है तो तुर्की भी किसी से भी किसी भी तरीके से सब कुछ खरीद सकता है और अभी भी ऐसा कर सकता है। अब देखते हैं यूरोप और अमेरिका इस पर क्या कहते हैं। और हां,
मुझे लगता है कि भारत भी अब डिवीजन की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद MCD 3549 ने लिखा है कि ये मिसाइलें अनातोलिया के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद मिलिट्री फैसिलिटीज, एयरपोर्ट्स और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए बहुत खतरनाक हैं। उसके बाद SLM-DGN ने लिखा है MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम कहाँ है? 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों की बिक्री पर जो रोक थी वह कहाँ गई? भारत इन्हें ग्रीस को कैसे बेच सकता है? क्या ये नियम सिर्फ हमारे देश के लिए बनाए गए थे? ये कंट्रोल रेजीम अभी भी लागू है और भारत 299 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल किसी को नहीं बेच सकता। कम से कम हाँ तो ठीक है ना, ब्रह्मोस बेच देंगे और वो भी देंगे हम। एक बात जो कही जा रही है कि हम कहीं से भी मिसाइल खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अबे जो S-400 लिया तुमने रशिया से, उसका इस्तेमाल तो कर नहीं पा रहे हो और भारत तो कर रहा है। उस पर तो तुम्हें अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया। पता है क्यों? नाटो की वजह से। तो देखो, अगर ये सब करना है ना, पाकिस्तान की मिसाइलें तैनात करनी है, पाकिस्तान से मिलना है, तो नाटो अलायंस को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। और टर्की जानता है कि एक बार नाटो अलायंस छोड़ा तो उसकी बत्ती गुल होनी तय है, उसका बैंड बजना तय है। वो नाटो अलायंस छोड़ नहीं सकता। वरना अभी तक S-400 बंद करके रखा हुआ है, उसको डिप्लॉय भी नहीं कर पाया बेचारा। सोचो क्यों? और भारत ने तो कर लिया। अमेरिका के लाख कहने पर तभी तो ये चिढ़ते थे ना। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। ये टर्की वाले इसीलिए तो चिढ़ते थे कि भारत के S-400 पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, उसको वेवर दे दिया जाता है और टर्की को परेशान किया जाता है। तो नाटो छोड़ दो ना। हम तो चाहते हैं कि नाटो छोड़ो, तब तो मजा है। ग्रीस भी नाटो में है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तानियों में किस तरह की खलबली मची है इस वाली खबर के बाद कि भारत जो है वो मिसाइलें दे रहा है ग्रीस को। जरा सुनिए। इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LR LACM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को, ताकि वो तुर्की के जो एडवांस S-400 डिफेंस बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सके। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है। इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने अर्मीनिया एंड अजरबैजान की लड़ाई में इंडिया स्टूड अगेंस्ट अजरबैजान। वो कहते हैं कि जनाब ये जो S-400 सिस्टम है जो तुर्की के पास है, इसको हम तबाह करवा सकते हैं, तुर्की का नुकसान करवा सकते हैं अगर हम ग्रीस को वेपन्स दें। और ये जो इंडिया का ये जो मिसाइल है कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेके जा सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, रडार वगैरह भी वो भी नहीं आता। इंडिया इज बेसिकली लुकिंग कि ये जो नई जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है इसमें हमने तुर्की को क्या करना है, तंग कैसे करना है, तुर्की का नुकसान कैसे करना है, क्योंकि इंडिया और तुर्की के दरमियान टेंशन्स बढ़ गई। मुझे ऐसे जाती तौर पे लगता है कि इंडिया का वहां पे जाना और ये कहना कि हम तो जनाब जाके असला देना चाहते हैं, वी वांट टू गिव वेपन्स, हम वेपन्स देना चाहते हैं। और वेपन्स भी किसको देना चाहते हैं कि जनाब वेपन्स देना चाहते हैं कि जाएं और जाके लड़ें, नेटो कंट्री पे हमला कर दें। अब ये टर्किश मीडिया भी शोर डाल रहा है। देख लिया ना, आपको मजा आया ना? ये दोनों बिरादर कहते हैं, दोनों बिरादर में मिर्ची लग गई है अब। और यकीन मानिए आने वाले टाइम पे ये होगा। ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल भी मिलेगी, ग्रीस को निर्भय मिसाइल भी मिलेगी। अगर टर्की नहीं सुधरता है तो फिर उसको सुधारने के उपाय हमारे आते हैं। जब तुम पाकिस्तान को ड्रोन दे रहे हो, पाकिस्तान को मिसाइलें दे रहे हो, चलो भाई हम भी देंगे। और तुम होते कौन रोकने वाले? क्या तुमने हमारी बात मान ली? तुमने पाकिस्तान को नहीं दिया, हम भी उसके साथ डील करेंगे। आर्मेनिया में कर रहे हैं ना। अभी देखते चलो, बहुत कुछ होना बाकी है। और धीरे धीरे पाकिस्तान की भी और ज्यादा लगेगी और टर्की की भी बहुत भयानक लगने वाली। याद रखिएगा मेरी बात को। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और ये टर्की वालों की बौखलाहट, उनका पैनिक में आना और उस पर पाकिस्तानियों का पैनिक में आना कैसा लगा आपको? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,